नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। हालांकि उसमें जो बाय इलेक्शन है उसमें भाजपा को हार मिली है, उस पर भी चर्चा की जाती है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जाता है कि महंगाई का कितना असर रहेगा, पेट्रोल डीजल के दाम जो कम किए गए क्या इससे कोई पैसिफिकेशन मिल पाएगी, इससे कोई सुधार होगा। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि जम्मू कश्मीर को बड़े ही विस्तार से डिस्कस किया गया। उसकी वजह यह भी है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आया, 370 में संशोधन हुआ, 35A को हटाया गया, डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए और 70 मिनिस्टरों का काफिला यहाँ पर आया। उन्होंने पेनिट्रेट किया और ये दावा किया जाता है कि 56,261 करोड़ रुपए की 54 जो परियोजना है उनको शुरू किया जाए। हम सब जानते हैं 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज ऑलरेडी दिया गया है। और ये भी दावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है कि पिछले 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 में 2081 सिविलियंस की डेथ हुई थी, लेकिन अब 2014 से 2021 तक मात्र 239 लोगों की ही मौतें हुई हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनका क्या कहना है और फिर उस पर चर्चा शुरू करते हैं। Talking about how in Jammu and Kashmir, after the abrogation of 370, Article 370, there are several developmental activities happening. The Block Development Council elections, DDC elections have all seen how people are willing to come out in spite of even today quite a lot of voices against them going and participating in democratic processes. People have come out and good results have been shown. One statistic which I would like to draw your attention is the industry promotion scheme worth of 28,400 crores was also launched in January 2021 for J&K. 54 projects worth 56,201 crores have also been launched. The Rajneetik Prastav also refers to all these things. And terrorism-related incidents, the political resolution says, between 2004 and 14, 2,081 people died in J&K, while from 2014 to September of 2021, only 239 civilians have died, and therefore the clear indication that in spite of all the troubles, the state is moving towards less terrorism and more of developmental work. मैं मानती हूं कि इस विषय में हमारी तरफ से केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हर एक सरकार में जो है उनके पोजीशंस बार बार हम बोल रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार। इन तीनों कानून में वैसा कौन सा एक मुद्दा है जिसके ऊपर आपको आपत्ति है, ये जरूर बोलिए। बात करने के लिए हर समय हम तैयार है। ये स्पष्ट है, आज तक एक भी पॉइंट नहीं आए, फिर भी तोमर जी बात करने के लिए तैयार है। पहले अगर ऑपोजिशन इस इश्यू को उठाने के लिए कोशिश करेंगे, वो जरूर वो स्पष्ट रखें कि क्या ऐसा विषय है उसमें उनका आपत्ति। बिना ये बोले जरूर उनका स्टोरी इनकम्प्लीट रहेगा। तो दर्शकों, इस पर चर्चा करेंगे। शेख बशीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। आपका स्वागत है। रमेश अरोड़ा जी फॉर्मर एमएलसी है, बड़े सीनियर लीडर है बीजेपी के और यही कटघरे में रहेंगे। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। शेख बशीर साहब, आपसे जानना चाहिए क्या वाकई में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, क्या ये फिगर ही दिखाई गई है या जमीन में भी कुछ ऐसा दिख रहा है जो आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं? विनोद जी, निर्मला सीतारमण जी ने जो आपने कहा कि ये बीजेपी कार्यकारिणी सेंट्रल कार्यकारिणी की मीटिंग में डिस्कशन हुआ और उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग की है कि जम्मू कश्मीर में हमने
इतने हज़ार करोड़ लगाए और प्रोजेक्ट्स हैं जी ये अभी शायद आपने अपने उस एड्रेस में भी कहा कि 80,000 करोड़ पहले आया था जब मोदी जी यहाँ आए थे और उस वक्त शायद बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी। बुनियादी तौर पे अगर आप इस लेवल पे जाएं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो करना चाहते हैं, 2014 से लेके 2014 से लेके 2021 तक 7 साल होते हैं। राइट। तो इस दौरान 2019 5 अगस्त 2019 में रियासत को तोड़ दिया गया, उसके 3 हिस्से कर दिए गए लगभग। चलो 3 नहीं तो 2 तो मानते ही। अब तोड़ना तो आसान है, जोड़ना मुश्किल है। एक उपलब्धि जो इनकी ये भी है कि हमने रियासत को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया, ये भी एक बड़ा इनका फैसला है और इस पर भी इनको फ़ख्र है। दूसरा ये है कि डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो कहा गया कि अब शायद सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके भी आज 5 साल मुकम्मल हो उसके भी 5 साल मुकम्मल हुए और उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं आई। उसके बाद लेकिन बशीर साहब सवाल मेरा ये था कि क्या सवाल मेरा ये था कि क्या वाकई में जैसे दावा वो कर रहे हैं कि अमन भी आया है और साथ साथ में तामीर और तरक्की भी हुई है। मैं उसी पर आ रहा हूँ जी जी। ये मैंने जो पहले आपकी बताई हैं चीज़ें कि ये चीज़ें जब हुई हैं तो लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद आने वाला वक्त बेहतर होगा जी। लेकिन इस वक्त हम जब लोगों के सामने कोई बात रखते हैं या आपके माध्यम से कोई बात जाती है तो वो जज करते हैं कि क्या ठीक है क्या ना ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की इकानमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ट्रेडर परेशान हैं, बेकार एजुकेटेड नौजवान परेशान हैं, और दूसरा है कि आम दुकानदार, जो मैं सीतारमन जी को मैं सुन रहा था कि इंडस्ट्रियल पैकेज है, अब मुझे नहीं मालूम है किस तरह का पैकेज है, वो इंडस्ट्री वाले ही बताएंगे, उनको ही मालूम होगा। लेकिन आम आदमी क्या पैकेज क्या है, आम आदमी को सहूलियत क्या है? ये हमारी स्टेट जो है ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत कम है, वहाँ उसके ऊपर ज़्यादा। यहाँ टूरिज़्म ख़त्म हो गया है। 5 अगस्त 2019 को टूरिस्ट को बाहर निकाल गया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, वो वापस अभी आ नहीं रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कहा गया था कि इसके बाद तो मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है। हाँ, अब ये जो फिगर्स बता रहे हैं कि नहीं जी इतने फिगर्स कम, इतने पहले मरे थे। मुझे लगता है कि रमेश अरोड़ा को भी मौका देना चाहिए, ये बताएंगे। रमेश जी आप बताइए, आप तो एडवोकेट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक कोई ऐसा सेक्शन बता दीजिए जो आपके सरकार के कामकाज से खुश है। क्योंकि व्यापारियों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जब बंद की कॉल की थी तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना सफल बंद रहेगा। उसके बाद से आपकी नींद उड़ी हुई है और आज आप ये दावा करते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अमन भी है और साथ साथ में विकास भी है, दो चीजें। विनोद जी, मेरा ये मानना है कि दावा हवा में नहीं, दावा ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर एक धीरे धीरे शेप ले रहा है। कैसे शेप ले रहा है? मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम था जो एक उठाया गया। एक बहुत बड़ा कदम उठाने के बाद, जिसे अपोजिशन के लोग कई बार ये कहते हैं कि ये गलत स्टेप है, आज तक वो कहते हैं कि 2 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, जो अभी कहा जा रहा है। मेरा ये कहना है 2 हिस्से नहीं कहिए, 3 हिस्से नहीं किए, ये यूनिफिकेशन की ओर जो कमी थी, जो 1947 26 अक्टूबर से जो चल रही थी, उस कमी को दूर किया गया। जो ट्रांजैक्टरी और टेम्परेरी प्रोविजन जो कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बेसिकली ट्रांजैक्टरी और टेम्परेरी की शक्ल में ला के उसको कल्मिनेट किया गया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई वो 3 हिस्से हो गए, 4 हिस्से, ऐसा कुछ नहीं। ये आउटलुक ने एक्सप्लेनेशन नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है जी। पॉजिटिव और ठीक एक्सप्रेशन ये है कि यूनिफिकेशन की ओर जो ताकतें आज भी अड़चन डाल रही हैं, जिनको आज भी लगता है कि नहीं हमारा हलवा मांडा स्टेट को बॉयल रखने में चलता था, वो उसमें प्रॉब्लम आई है। उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर उनकी प्रेजेंस के ऊपर फर्क पड़ा है, उनकी वर्किंग के ऊपर फर्क पड़ा है। उनको लगा है कि उन्होंने जो एजेंडा सेट करके रखा था इतने सालों से लोगों को, उसके ऊपर फर्क पड़ा है। उनके एजेंडे को आघात पहुंचा है, इसलिए
उसके एजेंडे को सेट करने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि 100% हम लोगों ने पूरा सक्सेस हो गया। हम उस एजेंडे को सेट राइट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण कोई छोटी बात है क्या, 3 मुख्यमंत्रियों को जेल में रखना, जेल में रखना पड़ा। क्या बात, उनकी हरकत के कारण कि भाई वो ये भी एक उपलब्धि भी। देखिए मैं बात करके कोई मैं ऐसा फैक्ट नहीं कह रहा कि जो अननोन है। कारण यह है कि इस स्टेट के अंदर 1947 से लेकर आज तक इतने हालात बदले गए। क्या कांग्रेस के पास किसी बात की जस्टिफिकेशन है? आज जो कहते हैं डीडीसी का इलेक्शन बाकी है, आज वो कहेंगे नहीं जी वहां कम वोट पड़े, वहां ज्यादा पड़े, लेकिन पब्लिक की आम पार्टिसिपेशन हुई। उसके लिए 4 एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि कुछ जगह देखिए जी उन्होंने पोल नहीं कर पाए, कुछ जगह कहेंगे कम वोट पड़े। लेकिन आज तक की हिस्ट्री ये है कि शेख अब्दुल्ला को जब 75 में इंदिरा कार्ड शेख अब्दुल्ला करके लाया गया, तब ठीक से हुकूमत चल रही थी। कासिम को हटा के उठा के साइड पे रखा गया, शेख को इंस्टॉल कर दिया गया और उसके बाद 1.5 साल उनका हनीमून चला, उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। अब क्या वो डेमोक्रेसी थी जो कांग्रेस ने जिंदा रखी? लेकिन मैं ये कहता हूँ, सवाल पूछा था, इसलिए ये ब्लंडर कोई ऐसा सेक्शन बता दीजिए जो आपसे संतुष्ट हो। मैं बता रहा हूँ, आपके पदाधिकारियों को छोड़ करके, बीजेपी के ऑफिस बेरर को छोड़ करके ऐसा कोई सेक्शन बता दीजिए जो बड़ा खुश और संतुष्ट हो। आज जो डेवलपमेंट दिखाई दे रही है जमीन पर, आज जो करप्शन दिखाई नहीं दे रही या मिनिमाइज हो गई है, आज जो सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, आज जो कम से कम आज रोड स्ट्रक्चर का देख लें, यहाँ से अब कहीं 4 लेनिंग निकल रही है, कहीं चल रहा है, जब बनेंगे तब देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं बन रही हैं, ये नहीं कि बनेंगी नहीं। आज मेरे ये मानना है कि चाहे वो अटल सेतु की इनॉग्रेशन हो गई, चाहे वो 4 लेनिंग बन रही है, चाहे 6 लेनिंग का हो रहा है, अभी सारे देख रहे हैं कि सारे जो जम्मू से लेकर इतनी देर का पेंडिंग प्रोजेक्ट था, वो जो पुंछ तक का वे है, उसको लिए वाइडनिंग का सारा वो चल रहा है। विद इन 6 मंथ वो मार्च तक उसकी डेडलाइन है, मार्च नहीं तो मैक्सिमम जून तक वो कंप्लीट होके उसको शेप ले लेगा। मेरा ये कहना है आज कम से कम ये जी बात हो गई है कि यहाँ पर किसी को माइंडसेट ठीक करने की जरूरत है। वो अभी भी हम महसूस करते हैं, ईमानदारी से महसूस करते हैं। माइंडसेट क्या ठीक करने की जरूरत है? अभी हम बात करेंगे तो कश्मीर का में ये हो रहा है, जम्मू में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये माइंडसेट जम्मू के साथियों को भी ठीक करने की जरूरत है और कश्मीर के साथियों को जरूरत है। डॉक्टर साहब आपसे मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये माइंडसेट अब प्रोग्रेस जो होगी, प्रोग्रेस में माइंडसेट को ठीक करने की ओर अगले कदम जो हम सख्ती से लेने वाले हैं, क्या माइंडसेट नेशनल माइंडसेट के साथ आपको चलना पड़ेगा कि अब 1 नेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, जो इतनी देर के बाद हुआ है, उस माइंडसेट से आगे डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। इसलिए आ रही है, ये ठीक होगी आगे। डॉक्टर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन भी है, अमन के साथ साथ विकास भी है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं आधे मिनट में 30 सेकंड में अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक भक्त था और उसका एक शंख था, और एक वो भक्त शंख से कुछ मांगता था और शंख उसको दे देता था। इसी तरह करते करते एक दिन वो शंख चोरी हो गया, और अब भक्त दूसरा शंख उसने दूसरे आदमी ने, चोर ने रख दिया वहाँ, रिप्लेस कर दिया उसको। अब ये जो भक्त था, ये आता है वहाँ, उससे कहता है भक्त ये दे दे, वो कहता है दे दिया, फिर कहता ये दे दे, कहता दे दिया। तो कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जब उसको हाथ जोड़े, बोला शंख महाराज आप बताओ, हर रोज कहते हो दोगे कब? तो कहता है भाई मैं तो गपोड़ी शंख हूँ, मेरे से मिलना कुछ है नहीं, अनाउंसमेंट जितने करवा लो, वादे जितने करवाने करवा लो, मेरे पास कुछ कंक्रीट निकलना नहीं। इसी पे वापस आते हुए निर्मला सीतारमण जी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डाटा है, वो बड़ी पढ़ी लिखी अपने आप को विद्वान मानती हैं। मैं भी छोटा एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो पूरी रिसर्च करके आता हूँ। तो जो उन्होंने डाटा दिए हैं, 2-3 बड़े पैकेजेस जो आदरणीय मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर को दिए, जब फ्लड आया 2014 का, 85,000 करोड़ का अनाउंसमेंट, उसके बाद ये वाला 80,000 समथिंग जो भी इंडस्ट्रियल पैकेज है, करोड़ रुपए का पैकेज, बीच में जब मलिक साहब ने नया टेक ओवर हुआ तो 50,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट, उसके बीच में 2 छोटे छोटे पैकेज, एक 15,000 और एक 17,000 का इंडस्ट्रियल पैकेज। ये कुल पैसा बनता है 3.5 लाख करोड़ रुपया, और 3.5 लाख करोड़ रुपए में 18 डिजिट होते हैं। और इसको अगर हम डिवाइड करें जम्मू कश्मीर की 125 करोड़ जनता को,
तो मुझे विनोद जी, आपको, अरोड़ा साहब को, ये बशीर साहब को और जितने लोग यहां बैठे हैं पूरे जम्मू कश्मीर को 28 लाख रुपया उनके अकाउंट में जाना चाहिए। तो वो मेरे सभी साथी सुनने वाले डिसाइड कर सकते हैं किसके अकाउंट में क्या आया और क्या नहीं किया। ये है उनके पैकेजेस की बात। पैकेजेस अनाउंस करना कोई बीजेपी से सीखे, उनको इंप्लीमेंट करना कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस ने सोने की चिड़िया इस देश को बना करके इनको दिया और ये बंदर बांट करके पूरे देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट, हमारे पास इन्फ्लेशन हाईएस्ट, बेरोजगारी एक टर्म यूज की गपोड़ी संघ। इन्होंने 370 हटाने का वादा, 35 से रिपील करने का वादा तब किया था जब इनके पास 2 पार्लियामेंटेरियन थे। आप गपोड़ी संघ कहते हैं, मैं उधर भी आऊंगा, पर अभी तो मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं ना। मैं जिस एजेंडे की बात कर रहा हूं, मैं निर्मला ताई जी की बात कर रहा हूं, जो कहते हैं प्याज खाती नहीं मैं, जो कुछ भी जरूरत है देश की ये मैं करती नहीं, किसानों की क्या जरूरत है वो तो तोमर जी बात करें। उनको बात यह है कि विकास की बात हुई और नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो चीजें डिस्कस हुई, मैं उन पर आ रहा था। ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं, उस पर अरोड़ा साहब ने भी बड़ी फराखदिली के साथ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करते हुए माना है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑल राइट, बट वो कोशिश उस तरफ जारी है। हम भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कोशिश में ये सफल हो जाए जो प्रयास ये करना चाहते हैं। पर प्रयास करने के साथ साथ मंशा जो है, इंटेंशन जो है, वो बड़ी प्योरिटी की होनी चाहिए। जब सीड जो है वो भावनाएं ठीक हों, मंशा ठीक हूं, तो मुझे लगता है रास्ता भी ठीक तय होता है। अभी जम्मू कश्मीर में आप विकास की बात करें तो सामने है, अरोड़ा साहब ने बात की अटल सिद्धू की, तो इनको पता होना चाहिए इनॉग्रेशन उसकी पे मैं था, नींव पत्थर किसने रखा, पुल किसने बताया और फीता किसने काटा। उनने बात की जुजीला टनल की कर लो, इस टनल की कर लो, रिंग रोड की प्लानिंग एंड पॉलिसी कर लो। हाँ, एक्सप्रेस रोपवे जो बनेगा हमारा अमृतसर से कटरा माता वैष्णो देवी तक, वो बीजेपी ने कंसीव किया आइडिया, उसको बीजेपी कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। एम्स हमारे लोगों ने सड़कों पर जा जाके जम्मू के लोगों ने किस तरह से लिया, वो किसी से घोटा छुपा नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमने दी, मेडिकल कॉलेजेस हमने दिए। तो आज जम्मू के अंदर निर्मला ताई की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, अदरनी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि भाई इतने प्रोजेक्ट लग चुके, तो जो प्रोजेक्ट लगे हैं, अभी मैं खुल्लम खुला कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं ऑन द कैमरा, आदरणीय एलजी साहब के साथ एक डिनर होने वाला 2-3 दिन में, बिजनेस डिनर है, उसमें शेख भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मतलब जम्मू के उद्योगपति, जम्मू के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कितने इन्वाइटेड है, कितने लोग एलजी के साथ, वो हो भी जाएगा, चला भी जाएगा। इसी तरह से कुछ उद्योगपतियों को ये सरकार जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश कर रही है, उनको भेज रही है जम्मू कश्मीर को, और यहाँ की नौकरियां हो, कोई भी चीज। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप सत्ता में हैं, सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। मेरा कहना है विनोद जी, जो उन्होंने डाटा रखा, जैसे उन्होंने कहा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग, आपने खुद माना कि देखिए मैंने बिल्कुल नहीं ये लफका, उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है कि मैंने ये कहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। मेरा ये कहना है कि जब ट्रांजैक्टरी स्टेज से चीजें निकलती हैं तो उसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेस से फिर सक्सेस। आज हम कहेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात करता हूँ, पुल बन रहा है, डिस्टर्बेंस लोगों को हो रही है कि देखिए जी वो गाड़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ पास करते हुए 40 मिनट लगते हैं, जो 20 मिनट, जो आने वाले टाइम में वो तैयार होने के बाद वो 10 मिनट लगेंगे। प्रश्न ये ट्रांजैक्टरी जब फेज चलती है तो ये चीजें आती हैं। मेरा कहना सिंपल है, ये बात है। दूसरी बात, जिस ढंग से डाटा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो पैकेज दिए उसमें 40 लाख रुपया, 28 लाख रुपया ये इनकी जेब में, लोगों की हर एक की जेब में होना चाहिए। देखिए ये इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट है, ये कॉन्सेप्शन ही सोच का गलत है। कोई ऐसा नहीं कि पैसा है उसके अनाउंस हो गया तो पैसा लोगों का लिखे 5,000 आपको आ गया, 50,000 ऐसा आ गया, 5 लाख आपका आ गया। उसका एक सिस्टम है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट बनते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस तय होता है। कई बार प्रोजेक्ट को कंसीव करते टाइम मिलता है, उसकी एडवर्टाइज होती है, कंपटीशन होता है, उसमें फिर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होती है, उतने पैसे को रिजर्व किया जाता है कि इस काम के लिए ये अलॉट हो गया, एलोकेट हो गया। इट डज नॉट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई 2-4 ट्रेन चलाई, 4 ट्रेन में पैसा भरा और बांट दिया, आके लोग भाई हमने पैसा भेज दिया, ये इतने को बांट दो लोगों में जाके। ये कंसेप्ट ही गलत है लोगों को बात रखने का। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि इतना तो ये मानेंगे कि ये वर्चुअली ये सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी का ये सिस्टम नहीं है, डेवलपमेंट का ये सिस्टम नहीं है। ये इनके कोई सोच होगी तो मैं कह नहीं सकता। और साहब आपको याद होगा 2014 के जब चुनाव प्रचार हो रहा था, काला धन वापस आएगा और इतना पैसा एक एक व्यक्ति को मिलेगा, आपकी पार्टी वो टर्मिनोलॉजी मिलती थी, ये प्रचार करती रही थी। आज कांग्रेस में जो विपक्ष में बैठे वो बोलेंगे तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ये दिक्कत है
कांग्रेस ठीक से बोल भी नहीं पाती। प्रॉब्लम तो ये है कि बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, है, अगर अपोजिशन करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिशन भी ढंग से नहीं कर पाती, हमें तो ये लगता है नहीं। अगर ठीक आपसे सीखा नहीं कुछ भी, ठीक है, आपसे सीखा नहीं कुछ भी। देखिए हमारा ये कहना है कि लॉजिकली तर्क के साथ अपनी बात को रखने का हक डेमोक्रेसी सबको देती है। उसके लिए अगर नहीं बात मानी जाती, स्ट्रगल करने के लिए भी ऑप्शन खुली रखी हैं। डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के लिए डेमोक्रेसी ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रावधान रखा हुआ है कि किस हद तक आप लोग जा सकते हो। मुझे लगता है कि ना वो उस लाइन के ऊपर जा सकते हैं, इन लोगों को सिर्फ एंजॉय करने की आदत पड़ी हुई है। मेरा ये मानना है कि सुपरफिशियल बातें करने से नहीं चलेगा। आज स्टेट के अंदर दुनिया के भर के अंदर ये इन्होंने ये कहना तो बड़ा आसान, तो इन्होंने कह दिया कि देखो जी ये तो गपोड़ी संघ है, हमने संघ रखा था, वो संघ ऐसे बोलता था। आज जो हम कमिटमेंट करते हैं वो पहले उसको प्लान, आज देश भर के अंदर एक अरब व्यक्ति को, पूरी दुनिया में हिस्ट्री बता दे, 1 अरब व्यक्ति को टीका लग जाना, यानी कि हाइट है किसी चीजों की, उसके बाद ये कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात होगी, बच्चों को हर साल टीका लगता है। 1 करोड़ अभी सरकार ने आपकी ने भी लगाया, यूपी भी लगाती है, कोरोना से चाइना ने आपको 6 महीने का प्रोग्राम पहले कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात है? 1.5 अरब से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, इनके लिए कोई बात ये करना राइट है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, ये आप आसान के तौर पे कर रहे हैं। इनके लिए आज पहली बार हिस्ट्री के अंदर चीन के साथ आंखों से आंखें मिला के हमारी सेना खड़ी हुई और कहा कि नहीं हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। फौजी आपने शहीद करवा दिए सूट नहीं और करता, पीछे आप कर रहे हैं और आप आप बताइए, ट्रेड को देखिए कहां जा रहा है, चाइना डेमोक्रेसी में आप सबको पूरा मौका देते हैं, लेकिन बशीर साहब कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि सारी एजेंसीज उनका मिसयूज जो सरकार कर रही है, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, क्यों बशीर साहब? मैं पहली बात तो ये बताता हूँ आपको कि मैंने शायद आपको कहा था पिछली मीटिंग में, जब पिछला डिस्कशन हुआ था, कि बीजेपी अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये जान बचाओ पार्टी बन गई है जी। जिसकी जान कहीं फंस जाती है वो कहते हैं चलो उधर ही चलते हैं। जब तक वो दूसरी पार्टी में होते हैं तब तक वो गलत होते हैं, जब वो इनकी पार्टी में आ जाते हैं तब वो ठीक हो जाते हैं। मतलब आप अपने नैन्सी वाले लोगों का नाम ले रहे हैं? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत नहीं उसमें बहुत हैं अब, क्योंकि वो विचारधारा खत्म हो रही है, वो जो विचारधारा की पॉलिटिक्स है वो इधर भी खत्म है उधर भी खत्म है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ आपके इस बात के ऊपर आऊँगा, जब रमेश अरोड़ा जी हमारे सीनियर साथी हैं और इन्होंने ये MLC भी रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आम आदमी क्या कह रहा है। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जम्मू में किसी आम आदमी को पूछिए, जो आपने हवाला दिया कि यहाँ जो स्ट्राइक की दुकानदारों ने, उन्होंने दिखा दिया कि हम खुश नहीं हैं। उन्होंने कठुआ में, रियासी में, उधमपुर में दिखा दिया कि हम खुश नहीं हैं। वो इसलिए खुश नहीं हैं, उन्होंने वोट दिया बीजेपी को, वोट देके हुकूमत बनवाई, लेकिन उसका मिसयूज़ हुआ। जब मिसयूज़ ये हुआ कि रमेश अरोड़ा जी भी कह रहे थे और मेरे साथी कांग्रेस के साथी ने भी कहा कि पैकेजेस तो आ जाते हैं, रातों रात चीज़ें नहीं बनती हैं। जिन चीज़ों का उद्घाटन ये कर रहे हैं वो पहली गवर्नमेंटों ने तय किया था, उन्होंने चलाया था, तो वो जिस वक्त हट गए तो आपने फीते काटे, तो जब आप हट जाएंगे तो जो आपने शुरू होगा तो फीते कोई और काटेगा। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में 7 वर्षों में आपने लाया जिसमें कोई लाख नौजवान लगा, जिसमें कोई 50,000 नौजवान लगा। यहाँ सतपाल जब गवर्नर थे गवर्नर महोदय ने कहा जी कि मैं जी 50,000 नौकरियाँ देने वाला हूँ, उसको उठा के आपने किसी जगह और लाया, फिर दूसरा आया, उसने दूसरा पैकेज दिया, वो भी चला गया। ये तीसरा चौथा गवर्नर है। आप गवर्नर बदलने में बड़े मशहूर हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त आपके सामने आम आदमी, स्कूल के बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल आप खोल नहीं पा रहे हो। मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा क्या मुश्किल है कि एक स्कूल में 100 बच्चा है, 4 टीचर है, उसको अलग अलग क्लासेस में क्यों नहीं पढ़ा सकते वो? आप सोच ही नहीं रहे हो। आप एक ऐसी क्लास तैयार करो, 3 साल से आप उनको प्रमोट कर रहे हो बगैर पढ़े। डॉक्टर साहब आपने एक फिगर पर चर्चा नहीं की, जो फिगर निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2004 से लेकर के 2014 तक 2081 सिविलियन मारे गए और 2014 से अभी तक 2021 तक मात्र 239 लोग, सिविलियन लोग मारे गए। इस पर चर्चा नहीं की आपने। आतंकवाद का ग्राफ कम हो रहा है। मैं इसको अवॉइड करना इसलिए चाहता था कि ये बड़ी शर्म की बात है कि एक सरकार
सिविलियंस को मरने की मौतों को डिस्कस करके नॉर्मलसी को दिखाना चाहती थी। लेकिन आप वो भी कुछ 50-60 40-50 या 60 जो है उसका फिगर है। आप देखिए बार सीजफायर वायलेशन हुआ वो करते थे, आप ये कहते थे कि हमें एयर स्ट्राइक का करेक्ट मैं उस पर वापस आ रहा हूं, मैं आपको बात बताता हूं। जहां निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं, वहां मोदी जी के साथ साथ और यूपीए के 10 साल की जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, टेररिज्म हुआ, सीजफायर वायलेशंस हुई, उसको क्यों नहीं बताते? वो उसका रेशियो जो है 67 to 37 है, 67% हायर है मोदी जी के दौरान का। उसके अलावा शर्म की बात यह है कि वही मोदी जी जो हर दिन कहते थे बॉर्डर किसके पास है, सेना किसके पास है, पाकिस्तान को सर्वनाश कर देंगे, आज कम से कम 23वां दिन शायद पाटा दुनिया के ऑपरेशन को चल रहा है। एजेंसीज कहां हैं, बॉर्डर किसके पास है, फौज किसके पास है, डोकलाम में क्या हुआ, आपके सामने सारी स्थिति है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो करंट है मिलिटेंसी का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, बुद्धिजीवियों का, वो एवर हाईएस्ट है। आप सिविली रिवर्स गियर लग के हमें ये 90s में पहुंचा चुके हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, किस प्रकार से जो इन्फ्लेशन है वो हाई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यूथ एंगेज नहीं रह रहा है, फ्रस्ट्रेशन हाईएस्ट है जम्मू एंड कश्मीर के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामियों को छपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसा होगा नहीं, देश बदल रहा है। हिमाचल में इधर उधर जो हवा आई तो डीजल और पेट्रोल के दाम इनको सस्ते करने पड़े। अभी यूपी के हालात के साथ सब चीजों को जोड़ा जा रहा है, मगर देश जवाब देगा और जल्दी इसका पता चल जाएगा कौन क्या है किसने। सीधा सीधा उनका कहना है कि जो मैं एक क्वेश्चन को बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद सरकार को लगा, सरकार डरी, महसूस किया कि इतना ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा कहीं ना कहीं घातक साबित ना हो। मुझे लगता है कि देखिए चीजें जब आगे बढ़ती है ना ये जी, तो उस तरह में ये मैं कहूँगा कि भाई जैसे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने ये ओन किया कि हमारे जो लगता है वोट बैंक अच्छा, वोट अच्छा आने के बाद भी हम लोग सीटों में कल्बिनेट नहीं कर सके, और उसमें कोई फैक्टर में के लिए शायद लगता है उन्होंने कहा, वर्ड यूज किया कि शायद महंगाई फैक्टर को भी उन्होंने इक्वेट किया था। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, देश को ये तो कोशिश तो रहती है, हर सरकार की रहेगी, हमारी सरकार की भी रहती है, रहेगी। वो देखिए कोई भी सरकार आएगी उसकी कोशिश रहती है कि उसका जो रेट जो है, फैक्टर जो है, इन्फ्लेशन जो है, बाकी जो है कम से कम हो। उस और अगर हम लोगों ने अगर कदम बढ़ाए हैं, कोई रेट कम किए हैं, रेट कम किए तो अच्छा है, वेलकम करना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज, ये इलेक्शन दे आए थे इसलिए कम कर दिए, अगर हुआ है तो कहिए, आप फिर सेकंड सेंटेंस बोलिए, पहले तो एडमिट करिए कि आप अच्छा है कम हुए हैं, और फिर कहिए कि नहीं ये कम इसके साथ इक्वेट करने की आपके अपने पॉलिटिक्स करिए, पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट आएगा। लेकिन हर बात को आप लोग पाकिस्तान के साथ अगर हमारी फोर्सेज अटैक करके आती हैं तो क्वेश्चन मार्क कांग्रेस उठा के खड़ी कर देती है कि कहां जी, हमें सबूत दीजिए, उड़ी ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ हमें क्या पता है, ये बिल्कुल हमें कोई पता नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट गलत क्लेम कर रही है। मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के नेशनल, देखिए मैं एक साफ बात कहूंगा, चाहे रशीद साहब को अच्छा लगे, इनको अच्छा लगे, मुझे कुछ में नहीं, नेशनल स्पिरिट की, नेशनलिटी की जहां तक बात आएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी किसी इशू पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, नहीं करेगी, किसी कास्ट पे भी नहीं करेगी। जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पार्टी या आपके साथी बिना इंटरनेशनल पोस्टर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे देश की, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। राजनीति तक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब हम कहीं नहीं पहुंचते, हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं। चाइना पे भी आएंगे, हम डिस्कस और कर रहे थे, हम आ गए पाकिस्तान पे, चाइना पर भी। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ, हाँ जी पहले क्वेश्चन कहा कि जो राष्ट्रवाद की बात आती है तो किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या ऐसी कोई जमात है समझौता करती रही है? पहली यहाँ बात पर एमसी पर ये आरोप लगता है कि जब 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटाया गया, तो आपने कहा कि चाइना को इंटरवेन करना चाहिए। पहली बात ये है, सवाल पहली बात है, मैं आपको बताऊंगा कितने मिलिटेंटों को छोड़ चुके एमसी ने क्या स्टैंड लिए, कांग्रेस ने क्या सारे लोगों के ध्यान में आए, कितनी बार स्टेटमेंट देने की जरूरत है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पहले मुझे प्लीज पहले सुन लीजिए। चलिए, पहली चीज ये है कि जब हम चारों तरफ से फेल हो जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम शुरू कर देते हैं। हम डिस्कस कुछ और कर रहे थे। पहली चीज यह है कि निर्मला सीतारमन जी ने हजारों करोड़
हजारों लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का निकाला। ये जो पैकेजेस आ रहे हैं ना जी, एक वक्त आएगा उनसे पूछा जाएगा कि ये जो पैसा था 3 रिजर्व बैंक के गवर्नर बदल के उन्होंने वो निकाला पैसा, और अभी भी लोगों की पूरे इंडिया के अंदर इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही है। अब ये जो आपने कहा दूसरा है कि बड़ी चाइना का इंटरवेंशन आपने क्यों डिमांड की? मेरी बात सुन लीजिए, चाइना का इंटरवेंशन उन्होंने खुद चाइना का शुरू किया। नहीं, ये कहते हैं कि हम जी चाइना के साथ लड़ो ना, किसने मना किया लड़ने के लिए? ये सर्जिकल स्ट्राइक किसने रोका? पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि 370 हटाने से इन्होंने कहा सब मसले हल हो जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं हम कि भाई कब हल हो जाएंगे। और मेरे साथी ने कहा कि हम 90 की पोजीशन में वापस जा रहे हैं जी, और लग नहीं रहा है, इनको नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हम 90 की पोजीशन पे वापस जा रहे हैं। समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में आए। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर को तरजीह दी गई है उसके बहुत सारे कारण हैं। बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।